नमस्कार व्यूवर्स। स्वागत है आपका आज के मेरे मनी प्लांट के इस एपिसोड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए स्टॉक के बारे में। और जैसा आप सबको पता है कि हम हमेशा उन्हीं सभी स्टॉक में के बारे में बात करते हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी होती है। तो नेक्स्ट वीक में ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बंधन बैंक, इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है और वो अपॉर्चुनिटी कैसे है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। जिन दर्शकों के पास वक्त की कमी है उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो टेक्निकल के बेसिस पे बन रही है और फंडामेंटल्स के बेसिस पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। फंडामेंटली ये बैंक अभी उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो चलिए आइए समझते हैं कि अभी कौन सी अपॉर्चुनिटी बन रही है और इस बैंक का फंडामेंटल्स कैसा है। तो जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, आप इस डिस्क्लेमर को पॉज करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे पढ़िए और फिर हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं कि बंधन बैंक करता क्या है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये कंपनी का बिजनेस क्या है और ये इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं, इसके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं और कस्टमर कौन है, बिजनेस अभी कौन सी सिचुएशन में है। सो ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट देने की बात हो रही है यहाँ पे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो कंपनी है फंडामेंटली वो कहाँ पे है आज के दिन में। तो बंधन बैंक एक इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इन्होंने पहले अपनी जो सर्विसेज है उसकी शुरुआत एक माइक्रो फाइनेंसिंग एजेंसी की तरह शुरू की थी। तो ये मोस्टली वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये माइक्रो लेंडिंग करते थे। करीब करीब आई थिंक 10-12 साल ऐसा करने के बाद उन्होंने इस माइक्रो फाइनेंस एजेंसी को कन्वर्ट कर दिया बैंक में। ठीक है। सो करेंटली बंधन बैंक इज़ प्रेजेंट इन 34 आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड इनके 5371 बैंकिंग आउटलेट्स हैं पैन इंडिया एंड दे आर एक्चुअली ग्रोइंग। अभी जो अगर कोविड का सिचुएशन छोड़ दें तो बिफोर कोविड दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। इनके टोटल करीब करीब 2.3 करोड़ कस्टमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, दैट इंक्लूड्स एसएमईज एंड इंडिविजुअल कस्टमर्स। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपटीटर्स कौन है, तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे बैंक इनके कंपटीटर्स हैं। बट चूँकि ये कंपनी अभी भी मोस्टली माइक्रो फाइनेंस एजेंसी की तरह ही काम करती है और बहुत माइक्रो लेंडिंग में ज़्यादा इसके बिजनेसेस हैं। तो एक्चुअल कंपटीटर अगर आप देखेंगे तो ये तीन जो कंपनी मैंने ऊपर में लिस्ट किया हुआ है, स्पंदना स्फूर्ति, इंडियन शेल्टर फाइनेंस, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस। बट चूँकि ये कंपनी आगे अपने आप को बैंक की तरह मॉडिफाई करने वाली है, तो अगेन इट इज़ ऑल्सो कम्पीटिंग विद सम ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक लाइक SBI, ICICI एंड एक्सिस बैंक। ठीक है। और कस्टमर्स कौन से हैं, तो मोस्टली इनके कस्टमर्स जो हैं SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइज, इंडिविजुअल्स हैं जैसे हमारे और आपके जैसे लोग, और मोस्टली इनके जो सर्विसेज हैं वो रिमोट एरियाज़ में हैं, जो मतलब अनटैप्ड मार्केट था, जो बैंकिंग से अछूता सेक्टर था, उसमें इन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की। ठीक है। इसलिए क्या है, बैंकिंग बिजनेस जो होती है थोड़ा सा डिफरेंट होती है बाकी सारे बिजनेसेस से। तो उसमें आपको एसेट क्वालिटी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो जब हम एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो बैंक है वो लेंडिंग जो किया हुआ है वो लेंडिंग से उसको वापस रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि जो लोन होते हैं, आप अगर किसी को देते हैं तो लोन से आपको ब्याज मिलता है और फिर उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मिलता है। बट बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि जो बोरोवर है वो डिफ़ॉल्ट कर देता है आपके लोन पेमेंट पे और वो नहीं दे पाता है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। कुछ लोग तो इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट कर देते हैं कि उनको देने की मर्ज़ी नहीं है, जैसे विजय माल्या, और कुछ लोग होते हैं कि देने की सिचुएशन में नहीं होते हैं क्योंकि वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो वैसे केसेस में वैसे जो अकाउंट्स होते हैं उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किया जाता है। RBI का गाइडलाइन है कि अगर कहीं किसी एक अकाउंट से 90 दिन तक आपको अगर EMI नहीं आ रहा है, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं आ रहा है 90 डेज, तो यू आर सपोज टू डिक्लेयर दैट अकाउंट एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट होता क्या है कि बैंक जो होते हैं NPA को थोड़ा सा अंडर डिक्लेयर करते हैं। तो मान लीजिए कि आप लेट्स से कि ग्रॉस NPA आपका 8% से ज़्यादा है, 10% 12% है, तो आप उतना डिक्लेयर नहीं करोगे। क्या करते हो, बैंक छुपाने की कोशिश करते हैं। और ये 2012 से लेकर के 2016 के बीच में काफ़ी हुआ था, बीच में जब
आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन थे, तब उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रूल्स लेके आए थे वो, कि एनपीए डिक्लेयर करना ज़रूरी है और उसमें आरबीआई ऑडिट करेगी। उसके पहले क्या करते थे बैंक, जानबूझ करके एनपीए को थोड़ा कम डिक्लेयर करते थे ताकि उनके जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन ना करें। तो एक एक करके चलिए आइए समझते हैं कि इसके एसेट क्वालिटी कितने अच्छे हैं, क्योंकि बैंक के मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होती है कि उसकी एसेट क्वालिटी कैसे हैं, मतलब उस बैंक के कितने एनपीए हैं और उस बैंक के जो एसेट्स हैं, मतलब जितनी उन्होंने लेंडिंग की हुई है उससे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो जो ये कंपनी है, इस कंपनी की कलेक्शन एफिशिएंसी जो ईबीबी सेगमेंट है, ईबीबी सेगमेंट वो ऐसे सेगमेंट को बोलते हैं जो इमर्जिंग बिजनेस बैंकिंग इसको बोला जाता है, इमर्जिंग बिजनेस बैंकिंग। तो इस सेगमेंट में इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी स्टीडी है 94% सितंबर से दिसंबर, बट जो मिड जनवरी 2021 हुआ है वहाँ पे ये घट के 92% हुआ है, मतलब 2% लोग ऐसे हैं जो कि चुकाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है उन लोगों को। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सब रहती हैं इमर्जिंग बिजनेस बैंकिंग में, तो वैसे में इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइप से जहाँ पे लेंडिंग हो रही है तो वो सब्सटेंशियली कम हुआ है और 88% ये से 78% हो गया है मिड जनवरी में। ये जो है ये रिटेल इन्वेस्टर्स जो बहुत छोटे छोटे लोन लेते हैं उसके लिए है। तो वहाँ पे देखिए जो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है पहले 88% थी, अभी 78% हो गई है मिड जनवरी में 2021 में जब। तो इससे ये साबित होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे रिटेल बोरोवर्स हैं, वो लोग एक्चुअली रीपे नहीं कर पा रहे हैं लोन। देन जो मैनेजमेंट है उसने क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया हुआ है और वो गाइडेंस जो है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि 3.5% जो पहले था उसको हम बढ़ा के 5% कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज पैंडेमिक है, उससे सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई, ठीक है। देन कम्स कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके ईएमआई ड्यू हैं, तो उसके लिए एक पैरामीटर है जिसको डीपीडी बोला जाता है बैंकिंग के टर्म में, इसको बोलते हैं डे पास्ट ड्यू। तो लेटर से कि आपका जो ईएमआई है आप 1 तारीख को पे करते हैं और आपने 30 दिन तक पेमेंट नहीं दिया है, तो वो हो गया कि 30 डीपीडी, आपका जो अकाउंट है वो 30 डीपीडी में कैटेगराइज किया जाएगा। तो उसके हिसाब से 76% जो उनके कस्टमर हैं वो 0 डीपीडी पे हैं, मतलब दे आर एक्चुअली पेइंग देयर ईएमआई ऑन द राइट टाइम। 10% आर ऑन 30 to 60 डीपीडी एंड 5% आर ऑन 60 to 90 डीपीडी, ठीक है। एंड ये 7.12% वो प्रो फॉर्मा एनपीए उन्होंने घोषित किया हुआ है। प्रो फॉर्मा मतलब अभी एक्चुअल नहीं है, वो बस अभी बता रहे हैं कि इतना उनका एनपीए होगा, ठीक है। बट इसके बारे में हम लोग उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब देखेंगे तो एक्चुअली क्लियर हो जाएगा कि कितना है। ये जो जी एनपीए है उसको ग्रॉस एनपीए बोलते हैं। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसे एसेट जो 90 डेज से ज़्यादा दिन तक उनका ईएमआई ड्यू है, वैसे को एनपीए घोषित किया जाता है, ठीक है। बिजनेस अभी कैसा है, तो बोला जा रहा है ऐसा कि आसाम वाले एरिया में जो लोन है उसमें ग्रोथ अभी नहीं हो सकती है। इनफैक्ट कलेक्शन भी थोड़ा सा आसाम में डिफ़िकल्ट होते जा रहा है इनके लिए। आसाम वाले एरिया में ऐसा लग रहा है कि ये बैंक इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन दैट एरिया। 17.6% है विच इज़ एक्चुअली हाई इन बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। ज़्यादा और डिटेल नहीं जाएंगे इसमें कॉन्टेक्स्ट में, हम लोग आते हैं सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया इनका 8 मई को वो कैसा रहा। तो चलिए हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। ये जो है क्वार्टरली रिजल्ट हाईलाइटेड है आपके सामने स्क्रीन पे। ये एक ऑडिटेड रिजल्ट है और ये 8 मई को डिक्लेयर किया गया है। उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो जो दिसंबर क्वार्टर था उससे थोड़ा कम हुआ है और उसके बाद फिर जो इनकम है दैट हैज़ आल्सो रिड्यूस्ड। बट इन सब से इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो प्रोविज़न है दैट हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो यहाँ पे ये जितने फिगर्स हैं वो लाख में हैं, तो मैं बार बार लाख नहीं बोलूँगा, सो आई विल जस्ट रीड आउट द नंबर। आप समझिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लाख में है, रुपीज़ लाख रुपीज़ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 1,06,000 था एंड दैट हैज़ एक्चुअली बिकम 1,59,000, सो क्लोज टू 60% इंक्रीज इन द प्रोविजंस वही है कि अगर आपका एनपीए आपको एक आइडिया होने लगता है कि ये जो अकाउंट है यहाँ से पैसा नहीं आने वाला है, तो उसको आप एनपीए डिक्लेयर करके उसके अगेंस्ट में सर्टेन मनी रखते हैं कि अगर वो नहीं आएगा तो दैट मनी इज़
फॉर द प्रोविज़न, मतलब उसको हम प्रॉफिट के रूप में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि वंस यू हैव गिवन द लोन, सो यू स्टार्ट अकाउंटिंग कि भाई वो लोन जो गया है तो उसमें मेरा जो ईएमआई आ रहा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा और वो अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट में हो जाता है। बट अगर वो एनपीए हो गया एसेट तो यू डू नॉट काउंट इट एज ए, मतलब अकाउंट रिसीवेबल में तो आएगा बट उसके लिए एक प्रोविज़न रखना पड़ता है। तो ये एक प्रोविज़न है। ये मतलब इंट्रिकेसीज जो हैं अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, आपको जानने की ज़रूरत उतना नहीं है। आप बस ये समझिए कि प्रोविज़न बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम, तो आपके प्रॉफिट को कम करेगा। तो यहाँ देखिए 60% इंक्रीज़ हुआ है प्रोविज़न, और इसका मतलब है कि इनके जो एसेट्स हैं वो अभी क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो इसलिए नेट प्रॉफिट जो है 63,000 जो होता था अभी वो 10,000 हो गया, तो 50,000 के आसपास तो यहीं चला गया। 60,000 करीब करीब 50,000, तो वही 50,000 यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें। तो ऑल दो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने करीब करीब वैसा ही परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बट आपको प्रॉफिट कम दिखेगा क्योंकि वो जो है वो प्रोविज़न में चला गया, क्योंकि कंपनी ये फोर्सी कर रही है कि फ्यूचर में बहुत सारे पैसे नहीं आएंगे मेरे पास, बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक देयर आर मैनी पीपल विल नॉट बी एबल टू पे। ठीक है, तो इसलिए नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है पहले के कंपेरिजन में ये करेंट क्वार्टर में। और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये एक बैसेल नॉर्म है। बैसेल नॉर्म जो है बैंकिंग के लिए होता है, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप गूगल करिए बैसेल नॉर्म्स क्या है बैंकिंग का। आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए बैंक को। ये डिसाइड करता है कि भाई आपको आरबीआई के सामने कितना पैसा जमा करना है और उसके अगेंस्ट में आप कितना लेंडिंग कर सकते हैं। तो दैट हैज़ एक्चुअली कम डाउन फ्रॉम 27 टू 23। तो एक टाइम और 23 था बट अगेन इट हैज़ कम डाउन टू 23। ठीक है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, जैसा कि ग्रॉस एनपीए जो वही होता है जो एसेट आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि दिसंबर क्वार्टर में इट वाज 85,921। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंपनी ने कम डिक्लेयर किया है एनपीए, बट जब ऑडिट हुआ तो ऑडिटेड रिजल्ट के टाइम में उनके एनपीए बढ़े और वो आए 5,75,775। तो 85,000 के कंपेरिजन में इतने हो गए एनपीए। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में आपको प्रोविज़न रखना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने प्रोविज़न रखा है। अब उस प्रोविज़न को घटा करके जो निकलेगा उसको बोलते हैं नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए में से प्रोविज़न घटा के निकालते हैं, तो उन्होंने प्रोविज़न को घटाया है, उससे नेट एनपीए इतना है। मतलब इन पर इतना अभी भी एनपीए है। गवर्नमेंट जो है आरबीआई ये बोलती है कि जितना एनपीए है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको प्रोविज़न रखना होगा, मैंडेटरी रहता है, तो वो रखते हैं बैंक, तो वो आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए रखे होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दे रहे हैं परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए टू द ग्रॉस एडवांसेस, मतलब जितना उन्होंने लोन दिया उसके कंपैरिजन में कितना परसेंट जो अकाउंट है वो एनपीए हो गया। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि 6.81% अकाउंट जो है वो एनपीए हो चुका है। मतलब अगर 100 लोगों को लोन दिया है तो 6.81 लोग जो हैं वो एनपीए हैं। ठीक है, मतलब 7 लोग कर्जा नहीं चुकाएंगे। तो इस तरह की लेंडिंग किया है बैंक ने। नॉर्मली एनपीए जो होता है किसी भी बैंक में अगर आप देखेंगे जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, बट नॉर्मली लास्ट अगर 5-7 ईयर्स का ट्रेंड देखेंगे तो इनफैक्ट एसबीआई वगैरह में भी एनपीए करीब करीब 7-8% है। तो इट इज़ नॉट वेरी बैड, बट ये एक्चुअली इसमें इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि बहुत सारे जगह पर भी मोराटोरियम लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट जो है आरबीआई के रूल के हिसाब से जब तक मोराटोरियम लगा हुआ है तब तक ये किसी का भी अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही मोराटोरियम हटेगा देन यू शुड एक्सपेक्ट कि ये जो है 6.81% ये बढ़ के 17-18% भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चुका पाएंगे तो वो सारे अकाउंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा एनपीए। अब आरबीआई नया कोई नियम लेकर के आ जाए कि ठीक है उसमें रेगुलेटरी फॉरबियरेंस दे देंगे, हम एनपीए आप मत घोषित करिए, तो फिर एक अलग बात हो जाएगी। बट अभी के टाइम में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो उसको मान के चलिए कि वो भी एनपीए ही होगा। तो इसलिए नेट जो एनपीए है वो एडवांसेस के टर्म में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हर तीसरा बंदा 100 बंदे में से हर 3.5 बंदे ने पैसे नहीं चुकाए नेट में अगर कैलकुलेट करिए, मतलब अदर देन व्हाट दे हैव ऑलरेडी केप्ट एज अ प्रोविज़न, उसको हटा के भी। रिटर्न ऑन एसेट देखिए कितना कम हो गया है पहले के कंपेरिजन में, तो इट इज़ 9%। ऑपरेशंस हैं वो किस तरह के ऑपरेशंस हैं, तो ट्रेजरी है, ट्रेजरी से इतना आया है उनका इनकम 13,692 और 11,266 जो है वो एक्चुअली रिटेल बैंकिंग में गया है। दैट मीन्स कि दे हैव नॉट मेड मनी, दे हैव लॉस्ट मनी हियर। ठीक है, ये वाला पोर्शन में ये जो है इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है और यहाँ से ये पैसे उनके जा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू मेक मनी हियर। अभी जो करंट क्वार्टर है, पहले देखिए उनके इसमें सबसे ज़्यादा पैसे आते थे
यहाँ पे 3,27,000 है, यहाँ 1,73,000 है। तो अगर क्वार्टरली भी अगर देखेंगे 44,192, 48,356, बट यहाँ पे निगेटिव में चला गया। होलसेल बैंकिंग हैज़ ऑल्सो एक्चुअली डिक्लाइंड 4,000 से 2,900 एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड। तो ये मुझे लगता है कि जो प्रोविज़न रखा होगा उसका इंटरेस्ट कुछ इनको मिल रहा होगा, सो दैट्स वाई इट इज़ इम्प्रूविंग, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी ये बताती है कि रिटेल बैंकिंग किसको बोलते हैं, तो दैट इंक्लूड्स लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स, स्मॉल बिजनेस थ्रू द ब्रांच नेटवर्क एंड अदर डिलीवरी चैनल सब्जेक्ट टू द ओरिएंटेशन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्टली बैंक, जो ये बैंक है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये चीज़ रीड आउट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाकर ये देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग कैश फ्लो के बारे में देख लेते हैं। कैश फ्लो हम लोग कंपेयर करेंगे एनुअली, तो लास्ट ईयर में यानी कि 2020 और 2021 में कैसा रहा है। तो आप देखिए जैसे लास्ट ईयर इनके जो कैश फ्लो थे वो पॉजिटिव में थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिवर्स कैश फ्लो उनका 6,58,000 था। इस साल इनके कैश फ्लो जो है निगेटिव में गए हैं, दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कंपनी नहीं जनरेट कर पा रही है, ठीक है, विच इज़ ए बैड थिंग फॉर कंपनी, ठीक है। इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इफ़ यू आर नॉट इन ए ग्रोथ फेज या कहीं पे ज़्यादा मतलब ऑपरेशन की वजह से इफ़ यू आर नॉट एबल टू जनरेट कैश देन इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। दिस इज़ द वन वेयर यू नीड टू जनरेट ए लॉट ऑफ कैश, ठीक है, वो कंपनी नहीं कर पा रही है। यहाँ पे आप देखिए पिछले साल जो था कंपनी काफ़ी इन्वेस्ट की थी, तो 5,31,000 रुपये इन्वेस्ट की थी, बट इस साल उन्होंने 1,80,000 इन्वेस्ट की है। ये इन्वेस्टमेंट कम इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी जो अपना सिचुएशन देख रही है मार्केट का, उसको देखते हुए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को कट डाउन किया है। अगर आप देखेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनके जो कैश फ्लो हैं वो बड़े हैं, दैट मीन्स वट एवर प्रोविज़न दे हैव टेकन आउट वो कहीं पे इन्वेस्ट करके उन्होंने इंटरेस्ट ज़्यादा कमाया है, तो इसलिए दिस हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो हैज़ गॉन डाउन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर दे हैड अ पॉजिटिव कैश इनफ्लो ऑफ 1,42,000, दिस ईयर दे हैव ए नेगेटिव कैश आउटफ्लो ऑफ 2,15,000, ठीक है। तो देयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पोजीशन हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम 8,35,000 टू 6,19,000। कुछ हाइलाइट्स हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उसको भी मैं रीड आउट कर देता हूँ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो 8 मई की मीटिंग में प्रपोज किए हैं कि एक रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया जाए सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड। और उन्होंने जो ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि कोविड-19 वायरस की वजह से देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन बैंक्स ऑपरेशन, एसेट क्वालिटी विल डिपेंड कि कैसा फ्यूचर डेवलपमेंट रहता है। अगर दिस सिचुएशन प्रोलॉन्ग्स तो बैंकिंग ऑपरेशन में ऑब्वियसली सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, दैट्स वाई दे हैव गिवन अ अनसर्टेन आउटलुक, ठीक है ना। और ये भी उन्होंने लिखा है कि अभी तक आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उनको एनपीए घोषित नहीं किया गया है, बट जैसे ही आरबीआई का नोटिस आएगा इफेक्ट में उसके बाद हम लोग एनपीए घोषित करना शुरू करेंगे जितने भी एलाइजिबल अकाउंट्स। हम लोग अब देखेंगे कंपेरेबल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो कंपेरेबल्स लिया हुआ है वो बैंक के अगेंस्ट में लिया हुआ है, तो सारे बैंक्स के अगेंस्ट में इसको कंपेयर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये जो बैंक है इसकी पी रेशियो 21.88 है और एसबीआई की 15.98 है। अगर आप देखेंगे सबसे कम एसबीआई की है सरप्राइजिंगली, हाउएवर एसबीआई शुड हैव अराउंड 25 पी, बट वो नहीं है, वो एक्चुअली में हो जाएगा अभी कुछ दिन बाद। मैं एसबीआई के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि एसबीआई कैसे अपना इस अंडर वैल्यूड है नहीं है, वो अभी बढ़ेगा एसबीआई का। बट अभी बंधन बैंक का आप देखिए तो काफ़ी अच्छा पी रेशियो है अभी भी, ठीक है, 21.88 इज़ वेरी गुड। बाकी बैंक का देखिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, तो ऑल दिस बैंक्स आर ऑलमोस्ट अराउंड 23, 25, 26, ठीक है। दिस इज़ 21, दिस इज़ a very new bank but still it has managed to get this kind of P, ठीक है। सो व्हाट आई एम फीलिंग हियर कि ये बैंक को थोड़ा सा तो अभी फ़िलहाल टेक्निकल ये इंडिकेट कर रहा है कि इट विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट जिस तरह का पैंडेमिक सिचुएशन है दीज आर द स्मॉल बैंक्स एंड दे आर एट द हायर रिस्क ऑफ गेटिंग बैंकरप्ट, यू नो। तो अभी सिचुएशन कोई नहीं बोल सकता, बट इनकी सिचुएशन ख़राब हो सकती है आगे चल कर। अब आते हैं टेक्निकल पे, तो ये हो गई फंडामेंटल की बात। फंडामेंटली ये स्टॉक अभी के टाइम में उतने अट्रैक्टिव नहीं है बाई करने के लिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू व्हाट
इट कैन एक्चुअली डिलीवर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ख़रीदना चाह रहे हैं तो इस स्टॉक में बिल्कुल भी पैसा मत लगाइएगा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये स्टॉक उतनी अच्छी नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि अभी आने वाले समय में देयर विल बी ए सिचुएशन जहाँ पे कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो जाएंगे, एंड आई डोंट वांट यू टू टेक सच काइंड ऑफ रिस्क। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसे नहीं लगाने हैं। कितने? शॉर्ट टर्म के लिए लगाने हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कब लगाने हैं? तो अभी टेक्निकल ये बता रहा है कि ये जो स्टॉक है इसमें मनी फ्लो हैज़ स्टेबलाइज्ड नाउ। ठीक है ना, मनी फ्लो हैज़ गॉन डाउन टू द लोएस्ट लेवल, 14.72 आ गया है। ठीक है, नाउ यू वेट फॉर फ्यू डेज, मतलब मंडे को तो आप इन्वेस्ट नहीं करो, ट्यूसडे तक वेट करो, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक वेट करो। वंस यू स्टार्ट सीइंग अपस्विंग हियर, यू इन्वेस्ट इन दिस। ठीक है, एंड हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट, कहाँ तक आप पा सकते हो? तो देखिए अभी जो है ये कैंडल अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है 299.65, एंड इट कैन गो समवेयर अराउंड, ये वाला जो लेवल है ना, इस लेवल तक। सो इट इज़ समवेयर अराउंड 330, तो 30 मतलब 10% के आसपास का। सो 8 to 10% अपॉर्चुनिटी यू हैव हियर। अगर आप वेडनेसडे तक इन्वेस्ट करोगे तो यू विल गेट 8 to 10%, बट वेडनेसडे तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये मनी फ्लो रिवर्सल आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज व्हाट कैन हैपन कि अब ये छोटा सा एक स्टेप लेकर के अगेन इट कैन कम डाउन। ठीक है, तो वेडनेसडे तक वेट करिए। आपका जो MACD है दैट इज़ इंडिकेटिंग कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। देखिए यहाँ पे, सो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं 299.65 पे, बट आई विल सजेस्ट टू वेट फॉर 1 or 2 days मोर, क्योंकि ये स्टॉक उतनी अट्रैक्टिव नहीं है फंडामेंटली। तो अगर आप एक बार घुस जाओगे तो फंस भी सकते हो, इसलिए वेट फॉर 2 more days। एंड वेडनेसडे का जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे आप इसमें इन्वेस्ट करिए। आपको नज़र रखना पड़ेगा मंडे टू वेडनेसडे ये स्टॉक कैसे फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, एंड अगेन RSI जो है, RSI हैज स्टार्टेड शोइंग अप स्विंग। तो RSI यहाँ पे आ गया था करीब 30 के आसपास, और 30 से एक्चुअली इट हैज़ गॉन अप टू 45। दैट मीन्स इट इज़ शोइंग कि लोग अभी इसमें पैसे लगा रहे हैं। तो दीज आर द 3 इंडिकेटर दैट इज शोइंग कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी हियर टू मेक मनी, and that money range would be around 5 to 10%. If you are entering into this stock, please make sure that you are putting your stop loss। ठीक है, और स्टॉप लॉस कितना पे? तो अगर ये 300 रुपये का स्टॉक है तो आप 290 का स्टॉप लॉस लगाइए इस पर। ठीक है, यू शुड नॉट कीप इट विदाउट स्टॉप लॉस। तो 290 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको 302 303 पे खरीद सकते हैं, 304 पे। ठीक है, और वेट फॉर गेन टिल 330 340 एंड देन यू कैन सेल इट ऑफ। तो ये शॉर्ट टर्म में अराउंड 3 वीक में ये पैसे आपके बन जाएंगे। सो विद दिस नोट आई विल स्टॉप इट हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।